नमस्कार, दूरदर्शन स्टूडियो में हम एन के अम्बिकेश जी का स्वागत करते हैं। एन के अम्बिकेश जी पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य संरक्षा अधिकारी हैं। आज हम इनसे इनके विभाग के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। अम्बिकेश जी, आपका पहली बात हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप आए हुए हैं। आज आप बताएं, आपका विभाग का गठन कैसे हुआ है, कैसे ये काम करता है, संरक्षा विभाग क्या मतलब जनता को कैसे अपने संदेश पहुंचाता है, इस सब के बारे में आप पूरी विस्तृत जानकारी आज हमें आपकी। जैसे कि संरक्षा विभाग का जो मेन कार्य है, इस यूनिट को बनाने के पीछे मेन मकसद था कि जो भारतीय रेल में अलग अलग विभाग हैं, उन विभागों की कार्यप्रणाली की ऊपर एक मॉनिटरिंग की व्यवस्था कायम रह सके, चाहे वो मेंटेनेंस से रिलेटेड हों या ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हों। संरक्षा विभाग का मेन कार्यक्रम है जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उसकी विस्तृत जानकारी करके रिपोर्ट जो है मैनेजमेंट को पेश की जा सके, जिससे कि कार्यों के गुणवत्ता में सुधार किया जा सके और जो कमियां हैं उनको दूर कर सके। ये इसका मेन कार्य है। इसके लिए हर रेलवेज में मुख्य संरक्षा अधिकारी होते हैं और उनके अधीन हर मंडलों में भी सीनियर डीएसओस के पद बनाए गए हैं, जो कि ग्रास रूट लेवल पर जा कर के अलग अलग विभागों की, चाहे वो इंजीनियरिंग विभाग हों, सिग्नल टेलीकॉम हों, मैकेनिकल विभाग हों, इलेक्ट्रिकल हों या ऑपरेटिंग विभाग हों, सभी की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हैं और अपने फीडबैक से लोगों को अवगत कराते हैं। ये इसका मूल उद्देश्य है। इसके अलावा संरक्षा विभाग का जो मुख्य उद्देश्य है या कार्यप्रणाली है, उसके तहत भारतीय रेलवे में जिन जिन क्षेत्रीय रेलवे में वो पदस्थापित हैं, वहाँ पर होने वाली दुर्घटनाओं की जांच करना और उस पर अपनी रिकमेंडेशंस देना, जिससे कि सुधार करके इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए उपाय सुझाने का भी कार्य करना होता है। पूर्वोत्तर रेलवे का संरक्षा विभाग 3 राज्यों को कवर करता है, तो आप ये बताएं कि ज़रा उत्तर प्रदेश में किस तरीके के एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। देखिए, पूर्वोत्तर रेलवे खास तौर से 3 स्टेट को अपनी सर्विसेज देता है, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इन 3 स्टेट से मिला के जो रेलवे का रूट किलोमीटर है वो लगभग 3,500 किलोमीटर का बनता है। पूर्वोत्तर रेलवे के अलावा भी कुछ और रेलवेज हैं, जैसे कि आप देखेंगे एनसी रेलवे का भी मुख्यालय हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो ये एक अलग अलग है। रेलवे की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जोन वाइज है, उसमें स्टेट्स भी कुछ कॉमन हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यतः, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 3 राज्यों को के रेल यात्रियों की सेवाएं प्रदान करता है। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे पूर्वोत्तर रेलवे आपका है, ये उत्तर प्रदेश में है और आपका 3 स्टेट को कवर करता है, तो एक चीज़ हम उत्तर प्रदेश में आपका कार्यक्षेत्र ज़्यादातर है, तो आप ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्य एक्सीडेंट्स होते हैं उनके क्या कारण रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने इसमें कितने सुधार किए हैं, कितने ऐसे क्या विकल्प सुझाए हैं कि वो एक्सीडेंट्स कम हो और यात्रियों की जो सेवाएं हैं वो मतलब पूरी तरीके से जो है सुरक्षित रहें उनकी यात्रा। रेलवे में मुख्यतः जो दुर्घटनाएं होती हैं उनमें सबसे पहले जो सबसे गंभीर कैटेगरी है वो है कोलिजन, यानी गाड़ियों की टक्कर। वो आमने सामने से भी हो सकती है, साइड से भी हो सकती है और पीछे से भी हो सकती है। उसके बाद जो सबसे दूसरी सीरियस घटना है वो है गाड़ियों में आग का लगना। तीसरी घटना होती है डिरेलमेंट, यानी जिसे हम रेल का अपतन कहते हैं। उसके बाद लेवल क्रॉसिंग गेट के ऊपर दुर्घटनाएं होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट जो कि मुख्यतः है। अगली जो उसकी श्रेणी है वो है मिसलीनियस, जिसके तहत हम लोग ये जो 4 श्रेणियाँ कवर नहीं होती हैं वो सारी दुर्घटना उस श्रेणी में रखा जाता है। कभी कभी जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग जो है रेलवे लाइन के ऊपर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन छोड़ के चले गए या किसी अपना सामान छोड़ के चला गया, या कभी किसी चीज़ से गाड़ी टकरा गई। ऑब्स्ट्रक्शन जो सिग्नल के पोस्ट बने हैं या ओएसी मार्क्स हैं, उनको हम इस तरह की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये मुख्यतः 5 कैटेगरी हैं जिसमें कि हम इसका वर्गीकरण करते हैं दुर्घटनाओं का।
पूर्वोत्तर रेलवे, जैसा कि आपको पता है कि ये एक यात्री प्रधान रेलवे है, यानी कि यहाँ पर अधिकतर यात्री चलते हैं बजाय कि फ्रेट ट्रैफिक के। यहाँ पर जो दुर्घटनाएं होती हैं पूर्वोत्तर रेलवे में, तकरीबन 70 से 80% दुर्घटनाएं लेवल क्रॉसिंग गेट की होती हैं। अब अगर हम लेवल क्रॉसिंग गेट का भी एक विभाजन करें तो उनमें करीबन 90 से 85 के बीच में दुर्घटनाएं हमारी अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग गेट के ऊपर हड़ताल होती है। अब आपको हम ये बताना चाहेंगे दुर्घटनाओं के कारण क्या हैं। जो दुर्घटनाएं अब तक हुई हैं उसका हमने विश्लेषण किया है और उसमें ये पाया कि जो दुर्घटनाएं में वाहन शामिल थे उनमें सबसे ज़्यादा संख्या ट्रैक्टर ट्रॉलीज की थी। उसके बाद लाइट व्हीकल जैसे कि कार वगैरह है। तीसरे नंबर पर ट्रक या फिर हैवी व्हीकल आए थे। इनमें जो सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या या घायलों की संख्या वो ट्रैक्टर ट्रॉली और कार वालों की थी। इसके बाद जो इसमें दूसरा सवाल होता है कैसे दुर्घटनाएं होती क्या, इसकी भी हम लोगों ने विश्लेषण किया था और ये पाया कि जो ट्रैक्टर चालक हैं अधिकतर वो अनट्रेन्ड है, यानी कि बहुत से कभी बच्चे चलाते हैं या जिनको लाइसेंस प्राप्त नहीं वो भी चलाते हैं और उनको सड़क नियमों की पूरी जानकारी नहीं होती है और बिना नियमों का पालन किए बिना ही वो सड़क वाहन को जब लेकर के रेलवे क्रॉसिंग को पार करने की कोशिश करते हैं तो दुर्घटना का कारण हो जाता है। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि रेलवे फाटक पार करने के लिए 2 नियम भारत सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। एक तो रेलवे एक्ट है जिसे कि हम लोग 161 के तहत कहते हैं कि जब भी कोई वाहन लेवल क्रॉसिंग गेट को पार करेगा सबसे पहले वो एक स्टॉप पोस्ट लगा होता है, वहाँ पर अपनी गाड़ी को खड़ा करेगा। खड़ा करने के बाद ये देखेगा कि दोनों तरफ से जब कोई वाहन ना आ रहे हैं तब वो गेट को पार करेगा। और यदि कोई बड़ा वाहन है जैसे कि ट्रेलर है या ट्रक है या कोई ट्रैक्टर ट्रॉली है, उसका क्लीनर, ट्रक चालक तो अपनी गाड़ी को रोकेगा स्टॉप बोर्ड के पास में, क्लीनर गेट के मध्य जाकर देखेगा, यदि कोई गाड़ी नहीं आ रही है तब वो ट्रक चालक को इशारा देगा कि अपनी गाड़ी को आप इस लेवल क्रॉसिंग से पार ले जाए। इन दोनों नियमों को रेलवे एक्ट जैसा मैंने आपको बताया 131 और मोटर व्हीकल एक्ट 161 के तहत इसको निर्देशित किया गया है। और इस आशय की जानकारी जब हम रोड वाहन के चालकों को लाइसेंस जारी करते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा तो वो भी इसकी जांच करते हैं। अब सवाल उठता है कि ये दुर्घटनाएं हो कैसे जाती हैं। वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अपने दर्शकों को भी यही बताना चाह रहा हूँ कि आखिर जब इतना एक्ट है तो फिर इस तरीके की घटनाएं हो जा रही हैं और आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं और देख रहे हैं कितनी जनधन हानि होती है। तो कैसे होती है? जैसे अच्छा चलिए दिन में तो हम मान लेते हैं कि वो जाएगा, इशारा करेगा, देखेगा, लेकिन रात की क्या स्थिति है? रात में कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? इस एक्ट के द्वारा क्लीनर उतरेगा, जैसा कि अगर उतर करके जाता, इशारा करता, तब क्रॉस करते तो संभवतः घटनाएं न होती, लेकिन हमने देखा था कि एटा में इस तरह की घटना हुई थी पिछले वर्ष। बहुत 30-32 लोग मारे गए थे, वहाँ बारात आ रही थी, रात में 12 बजे और 1 के बीच में घटना हुई थी। तो कैसे रात में इसको मैनेज करेंगे आप? सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि पुनः दोबारा कि दुर्घटनाएं होने के मुख्य बिंदु क्या हैं इसके। एक तो लोग अपने कानों में ईयरफोन लगा करके आजकल गाड़ी चलाने का प्रचलन हो गया है। उस स्थिति में लोगों को गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, नंबर 1। दूसरा कारण ये है कि गाड़ी की गति का लोग अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं। उन्हें लगता है कि वो अभी गाड़ी दूर है, वो पार कर जाएंगे, लेकिन उनका ये आकलन गलत हो जाता है। इस कारण से वो दुर्घटना के चपेट में आ जाते हैं। अन्य जो कारण है उसमें कई बार ये देखा गया है, जैसा कि आपने कहा कि ये दरियाली पटियावगंज के पास में हुआ था, कासगंज जो एरिया है उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। लोग शराब के नशे में गाड़ी को चलाने की कोशिश करते हैं
जब शराब के नशे में गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं तो उनका नियंत्रण पूरी तरह से गाड़ी पर नहीं होता है, यानी कि जब गाड़ी को पार कराना होता है तो उसमें कहीं हड़बड़ाहट में गाड़ी रुक जाती है या फिर उसका गियर नहीं बदल पाते टाइम से, इसीलिए ट्रेन आ जाती है। तो जो उनका आकलन था कि हम पार कर जाएंगे, नहीं कर पाते हैं। एक अन्य कारण जो बड़ा खास है कि लोग स्पीड ब्रेकर जो लेवल क्रॉसिंग के पास बने हैं उसको पार करने के बाद, स्पीड को ज़्यादा करने के बाद अपने गियर को बदलने की कोशिश करते हैं। उस दरमियान अधिकतर गाड़ियां बंद हुई। ये एक बहुत बड़ा कारण होकर के हमारी नज़र में आया है। तो सलाह ये दी जाती है लोगों को कि गाड़ी को पार कराते समय अपनी गाड़ियों को, गियर को ना बदलें। जहाँ तक हो सके गाड़ी को प्रथम गियर में ही डाल करके गेट को पार करें।